आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक, वो भी वन शॉट में। अपने कॉपी पेन को खोल के रखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सफर में, जहां सबसे पहले हम जानेंगे एकदम बेसिक लेवल केमिस्ट्री क्या होता है। देखिए, केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच होता है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। कोई मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसे किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, रिएक्शन के दौरान क्या बदलाव आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ते हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अदर मैटर के साथ में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यदि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये सारे स्टडी जिस साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं हम लोग, वो हमारा केमिस्ट्री है। और ये बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर केमिस्ट्री नहीं होगा ना, तो कुछ भी सोच पाना मुश्किल, मतलब कुछ भी सोच पाना संभव नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो अपना, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन हो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो, ये सारी जगह पर केमिस्ट्री का रोल है। आप सोचिए ना, आप अपने घर को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? पेंट। पेंट भी तो केमिस्ट्री के ही वजह से बना है। अच्छा, खाना बना रहे हैं, वहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, केमिस्ट्री है। पानी पी रहे हैं, उसका भी फॉर्मूला H2 होता है, लिक्विड है, वो भी केमिस्ट्री है। सांस ले रहे हैं, गैसियस है, वो भी केमिस्ट्री है। हवा में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सब केमिस्ट्री के अंदर आता है। दिस ऑल आर इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का बड़ा रोल है जिसका इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में किया जाता है। जैसे अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, तो बहुत तरह के ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनाए गए हैं। जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा कि वैक्सीन्स बनाया गया है ना, कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, ताकि आपका जो क्रॉप है, आपका जो फसल है, उसकी जो पैदावार है वो बढ़ाया जा सके। यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स लगाए जाते हैं इस चीज के लिए। जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो बेकार की चीजें होती है ना, उनको कैसे मैनेज किया जा सके, कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, एंड कैसे वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं, जिसका यूटिलाइज करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, और डे टू डे लाइफ में हम अपने आप को भी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आना चाहेंगे लेकर सबसे पहले मैटर के बारे में। देखिए, मैटर होता क्या है, मैटर का डेफिनेशन चाहे यहाँ पर जो भी हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ डेट मैटर एक्चुअली में क्या है, मैटर के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके पास खुद का अपना मास होना चाहिए और ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दो चीजें हैं तभी कोई मैटर है। एग्जाम्पल ऑफ एक्स वाई जेड समथिंग, कुछ भी ले लो, सब कुछ मैटर के अंदर आएगा। खुद को देख लो कि आपका मास है, बिल्कुल मास है। क्या आप जगह घेरते हो? हाँ जी, हम जगह घेरते हैं, तो आप मैटर हो। अब मैटर के अंदर जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि गैसियस है, वो बात की बात चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट रखना है यहाँ पे। मैटर रेफर्स टू एनी सब्सटेंस दैट हैज मास, जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये टेक्स अप। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। ये बेसिकली किससे मिलके बना होता है? बहुत छोटे 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 छोटे। तो फिर भी आपको दिख रहा है ना, अगर मैं स्मॉल पार्टिकल्स की बात करूं, ये इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते हो, विजिबल होता ही नहीं यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, विद स्पेस इन बिटवीन, और इनके बीच में स्पेस भी होता है। अगर आप देखें कि एक गिलास वाटर हमने लिया जी, एक गिलास वाटर के अंदर हमने चीनी को घोल दिया, कहाँ गया चीनी? तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उसके अंदर वो चीनी चला गया। आप ये भी देखते हैं कि अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर में चीनी को डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, घोलते जाते हैं, घोलते जाते हैं, घोलते जाते हैं, एक समय के बाद वो चीनी घुलना बंद हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जो स्पेस था पार्टिकल्स के बीच में अब खाली नहीं बचा है। फिर उसको हम हीट करते हैं, चाशनी बनाते हैं ना, हम हीट करते हैं। हीट करने की वजह से अब थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है, वाटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होने शुरू होते हैं, तो बाकी चीनी भी डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं कि पार्टिकल्स छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। कुछ एंशियंट ग्रीक के जो फिलोसफर थे, जैसे कि लुइपस एंड डेमोक्रिटस, इन लोगों ने सबसे पहले एक थ्योरी दिया था मैटर के बारे में कि ये बहुत ही छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यही तीन, ये बेसिकली आपको पढ़ना है, सॉलिड,
लिक्विड, गैस, एग्जाम्पल पता है, सॉलिड में मेटल, वुड, लिक्विड में मिल्क, ऑयल, वाटर, कुछ भी ले लीजिए, और गैस में एयर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, समथिंग एग्जाम्पल कुछ भी आप लो, ऑक्सीजन हो गया, गैसेस तो गैसेस होता है यहाँ पे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है एलिमेंट के बारे में। देखिए एलिमेंट क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले 26 अल्फाबेट पढ़ते हैं ए टू जेड। अगर ये 26 अल्फाबेट की आपकी पहचान हो जाती है, एक सीक्वेंस में आपको इसकी जानकारी हो जाती है, सीक्वेंस बोल रहा हूं मैं कि ए के बाद ही बी आएगा और बी के बाद सी आएगा फिर डी आएगा, ऐसा नहीं कि पहले डी आएगा फिर सी आएगा। तो भाई ऐसे कंडीशन में जब हम पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश के शब्द बनाने आसान हो जाते हैं, फिर इंग्लिश के सेंटेंसेज हम लोग बना लेते हैं और पूरी की पूरी इंग्लिश हम रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी होता क्या है, यहाँ पर जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है आपको तो ऐसे टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये एलिमेंट्स आपको मालूम है तो केमिस्ट्री में आप इनकी वजह से फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे अगर हम बात करें कि जो एलिमेंट होता है ये बेसिकली क्या होता है, तो एलिमेंट के बारे में लिखा है कि एक एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, बिल्कुल प्योर होता है, दैट कैन नॉट बी केमिकली ब्रोकन, जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, और सिंपल सब्सटेंस में, जैसे कि अगर मान लो गोल्ड ले लेता हूं मैं, अब गोल्ड का एक मैंने टुकड़ा ले लिया यहां पे, ठीक है। अब गोल्ड के टुकड़े को चाहे जितना छोटा कर लो, गोल्ड के टुकड़े को चाहे आप जितना छोटा कर लो, रहेगा तो गोल्ड ही ना, वो बात को समझिए यहां पे। तो ईच एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है, यूनिक प्रॉपर्टीज इसकी है, स्पेसिफिक रिएक्टिविटी है और एटॉमिक स्ट्रक्चर सब कुछ सेम मिलेगा आपको। अगर एक एलिमेंट की आप बात करें तो कॉपर का है तो सारे कॉपर के ही एटम उसके अंदर होगा, गोल्ड है तो सारे गोल्ड के ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ सोडियम, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि लैटिन नेम होता है जिसकी वजह से इनके सिंबल में चेंज आ जाता है, इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, बट यहाँ पर सोडियम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो नेचर में पाया जाता है। सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि अगर थोड़ा सा भी हवा में अगर छोड़ देंगे, ऑक्सीजन से गलती से रिएक्शन कर लिया, जलना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन आप जानते हैं यहाँ पर एक गैस होता है, इसेंशियल होता है रेस्पिरेशन में, सांस लेने के लिए, और दुनिया में जितनी चीजें जलती है उन सब के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। आप एक कैंडल जलाना और देखना उसके ऊपर जैसे ही आप ढक दोगे, किसी कांच के जार से ढक देना या ग्लास से ढक देना, वो बुझ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन कनेक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। गोल्ड की बात करते हैं, एक प्रीसियस मेटल है जिसमें इसमें चमक होती है, लस्टर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, बहुत लंबे समय तक कोरोजन इसमें नहीं होता है, तभी तो इतने पुराने पुराने गोल्ड मिलते हैं, तब भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पर देखी एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो हमने यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया था। बेसिक केमिस्ट्री में हमने पूरा डिटेल में बताया है चीजों के बारे में, जो हाइड्रोजन से लेके हीलियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, एवरीथिंग ए टू जेड हमने बताया है। उसको जरूर आप देखें, चैनल पे हमने दिया है और हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, जो केमिस्ट्री के वीडियोज होते हैं वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, और हमने अपने ऐप में भी इसको अपडेट कर दिया है यहाँ पे। चलिए आगे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। यहां पर देखिए ये कुछ इंग्लिश नेम यहाँ पर दिया गया है, इनका ये लैटिन नेम है और ये सिंबल है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि याद रखना पड़ेगा। सोडियम है, अब सोडियम का सिंबल कायदे से SO होना चाहिए था, जैसे कि लिथियम का Li होता है, हाइड्रोजन का H होता है, लेकिन क्योंकि इस सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नेट्रियम होता है, और इसके लैटिन नेम की वजह से इसका जो सिंबल होता है स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स ले लेते हैं और ये Na सिंबल हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप पोटासियम की बात करते हैं तो पोटासियम का जो लैटिन नेम होता है वो कैलियम होता है और इसका सिंबल होता है K इनके लैटिन नेम के अकॉर्डिंग। कॉपर का जो हमारा होता है वो क्यूप्रम होता है एंड देन इसका Cu सिंबल हमारा बन जाता है। आयरन के केस में भी फेरम होता है इसका लैटिन नेम और इसका सिंबल Fe हो जाता है। एंड सिल्वर के केस में अगर हम बात करें तो अर्जेंटम होता है इसका लैटिन नेम एंड Ag इसका हो गया सिंबल। और गोल्ड के केस में अगर हम बात करें तो ऑरम और इसका सिंबल हो गया Au। इसी सीक्वेंस में अगर आगे हम बढ़ते हैं, अगर हमारा लेड है जिसको प्लम्बम होता है Pb, अगर हमारा मरकरी है तो हमारा हाइड्रागायरम होता है Hg, और अगर आपका टीन है तो आपका स्टेनम यानी Sn होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे और इतने ही लैटिन नेम होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए ताकि कभी भी आप सिंबल्स में जाएं आपको Hg दिखे, Pb दिखे, Ag दिखे, Fe, Au कुछ भी समथिंग दिखे तो आप उसके नेम तक आसानी से पहुंच सकें। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे
एटम क्या होता है? देखिए एटम जो बेसिकली होता है उसको फंडामेंटल पार्टिकल के कैटेगरी में पहले रखा जाता था, लेकिन आज की डेट में एटम भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से अगर समझाएं यहाँ पे कि जैसे ये अपना मैटर है, हमने बेसिक केमिस्ट्री में पूरा डील किया है। मैटर किससे मिलकर बना होता है? टैनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है जो कि विजिबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं जो कि इनविजिबल है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ये जो अपना मॉलिक्यूल्स होता है वो वापस और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और यही हमारा एटम्स होता है। और इसको जॉन डाल्टन ने दिया था एटम को, और जॉन डाल्टन का यहाँ पर कहना था कि एटम को आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जिस वर्ड एटोमियो से लिया गया था उसका मतलब ये होता है कि आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको। और जॉन डाल्टन ने तो यहाँ तक कहा था कि जी एकदम लास्ट है, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल ढूंढ के निकाल दिया कि ये एक एटम इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिल के बना होता है। अगर यहां देखें तो एटम बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट के यूनिट की बात करें तो एटम मिलेगा। जैसे कि घर ईंटों से मिलके बना होता है, शरीर कोशिकाओं यानी सेल से मिलके बना होता है, एलिमेंट भी एटम के रिपीटेशन से मिलके बना होता है, रिटेन करता है इसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट के अंदर। एटम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस कंटेनिंग, उनके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। N+P इनके न्यूक्लियस में होता है, और बाकी ऑर्बिट में यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाते हैं। डिपेंड करता है K सेल है, L सेल है, M सेल है, ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कार्बन 6 प्रोटॉन है। ऑब्वियस सी बात है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो Z की वैल्यू 6 होती है। Z से याद रखना आप लोग, हम लोग एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो 6 प्रोटॉन हो गया, और इसके पास जो है अगर मास की बात करें तो 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 AMU, या इसी को हम लोग 12 ग्राम में भी लिखते हैं। ये सारी चीजें हमने बेसिक केमिस्ट्री में डील किया है। चलिए आगे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। ये हमारा अगले पॉइंट है मॉलिक्यूल्स। देखिए जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा, मैंने यहां लिखा मान लो O और मैंने यहां लिखा O2। अब इन दोनों को पता है तो इन दोनों को ही हम लोग ऑक्सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन दोनों को ऑक्सीजन बोलेंगे यहाँ पे। बट ये एटम है, ये क्या है? एटम है, और ये अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ध्यान सुनिएगा, यहां पर 2 ऑक्सीजन आपस में मिला है डबल बॉन्ड से, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से होता है, तब जाके यहां पर फॉर्मेशन हुआ है O2 का। लेकिन यहां ये सिंगल है, ये केवल एटम है आपका। तो बेसिकली मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम्स बॉन्ड टुगेदर। 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में टुगेदर बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड का छोटा यूनिट होता है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली व्हाइल रिटेनिंग द कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अब समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे जगह पे जो एटम होते हैं अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया आपका, वो O के रूप में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन हो गया, वैसे ही H होता है, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 के फॉर्म में करता है। नाइट्रोजन N के फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो N2 के फॉर्म में करता है। फ्लोरीन F2 के फॉर्म में करता है। ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में करता है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में करता है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि हम वाटर की बात करते हैं। अब वाटर में देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2O, यहाँ मैंने लिखा H2O लिखा, तो आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ 2 एटम ऑक्सीजन का है, सॉरी हाइड्रोजन का है, और 1 एटम ऑक्सीजन का है यहाँ पर। उसी तरीके से CO2 में 1 कार्बन का हो गया और 2 ऑक्सीजन का हो गया, मेड ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो इस टॉपिक में हम कवर कर रहे हैं। आगे बात करना चाहेंगे SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। पहले क्या होता था? अलग अलग देश का अपना हिसाब किताब होता था। कोई इस यूनिट में मेजरमेंट कर रहा है, कोई इस यूनिट में मेजरमेंट कर रहा है। तो जब एक देश को दूसरे देश के साथ कोई बिजनेस करना होता था, व्यापार करना होता था, या फिर आपस में कोई डिस्कशन करना होता था, तो मेजरमेंट का तरीका इतना अलग होता था कि वो कंपेयर नहीं कर पाते थे। इसी चीज को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे यूनिट बनाए गए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है, सभी इसको फॉलो करते हैं। टोटल बेस SI यूनिट की बात करें अगर हम लोग, तो ऐसे 7 बेस SI यूनिट होते हैं जिसको केवल आपको पढ़ना है और ध्यान से इसको देख लेना। जैसे दुनिया में कुछ भी लेंथ अगर मेजरमेंट करना है तो उसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, और उसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे।
ऐसा नहीं है कि लेंथ मेजरमेंट करने के लिए खाली मीटर ही होता है, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, पिकोमीटर भी है, माइक्रोमीटर भी है। अब देखिए ना आप कौन सा आपको यूज करना वो डिपेंड करेगा। बट अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे, जो आपको आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आप सॉल्व करेंगे, वो एसआई यूनिट में ही होना चाहिए। यहां पर अगर हम लोग मास की बात करते हैं, मास अपना है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। अगर कुछ भी मास अगर आपको मेजर करना है तो टाइम को मापने के लिए यहां पर सेकंड दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं एस हो गया यहां पर। टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए केल्विन यहां पर दिया गया। ऐसा नहीं है खाली केल्विन ही होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, बट एसआई यूनिट जो होता है वो अपना केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। इसको MOL से डिनोट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि मोल का यूनिट क्या लिखना चाहिए, MOLE लिखना चाहिए या MOL लिखना चाहिए। सही है MOL। MOLE इसके SI यूनिट का नाम है, बट जब भी आप लिखोगे 5 मोल 10 मोल तो उसमें ई मत लिखना, केवल MOL लिखना। आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो इसका एम्पियर होता है, जिसको A से डिनोट करते हैं। और अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो कैंडेला होता है, जिसको CD से डिनोट करते हैं। ये बेस यूनिट रट जाना, आप याद कर लेना, एग्जाम में इससे संबंधित सवाल कहीं से भी आ सकता है। और ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि मुझे नहीं लगता है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप 2 + 2 2 - 2 2 का टेबल 3 का टेबल इग्नोर नहीं किया ना आपने, वैसे केमिस्ट्री में ये सब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोचे कि ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री में आगे के चैप्टर पे जाएंगे, बहुत बड़ी गलती आप करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर केमिस्ट्री का बेस है, इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज्ड विथ एसआई यूनिट। ये भी देखिए समझिएगा, ये आपके कैलकुलेशंस में भी हेल्प करेगा। इसके साथ ही एग्जाम में भी कई बार एमसीक्यू में, फिलिप्स में ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या क्या प्रीफिक्स यूज होता है उसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स जो होता है डिनोट करता है मल्टीपल फ्रैक्शंस को दिखाता है। जैसे कि अगर हम किलो की बात करें यहाँ पर, तो भाई किलो में इसका सिंबल क्या होता है, के होता है यहाँ पर। और ये मीनिंग क्या होता है, 10⁻³ होता है। इस बात को समझिएगा, किलो, केजी, किलो, कैसे हम लोग इसको आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक छोटे छोटे चीजों में बताना चाहूंगा। जैसे कि मान के चलिए हमने लिखा 1 केजी किसके बराबर होता है, तो आपने लिखा 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। आपने ऐसे करके लिखा यहाँ पे। अब आप समझिए ध्यान से, ये हमने केजी लिखा है और ये 1000 लिखा है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 × 10 × 10 ग्राम, यानी लिख सकता हूं 10⁻³ ग्राम। बोलिए हाँ या ना। हाँ कर सकते हैं यहाँ पे। डैट मीन व्हाट कि ये जो 1 केजी है वो 10⁻³ के इक्विवेलेंट है, अगर हम लोग यूनिट में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर केजी है और यहाँ पर ग्राम है, तब इसका मीनिंग है। उसी तरीके से अगर मेगा की कहीं भी बात करेगा तो मेगा के लिए कैपिटल M वर्ड यूज होता है सिंबल के रूप में, और इसके लिए जो पावर यूज करते हैं 10⁻6 यूज करते हैं। क्या करते हैं, 10⁻6 यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर लिखता 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, किलो ऐड हो गया ना। अब 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। यहाँ आ गया 1000 मीटर के बराबर होता है। तो भाई आप यहाँ देख रहे हैं ना, अभी भी 10⁻³ मीटर आ रहा है यहाँ पर। तो ये किलो तो सब में आ रहा है, किलो यहाँ भी था, किलो यहाँ भी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके से अगर मिली की कहीं भी बात करेगा तो स्मॉल m और ये 10⁻³ होता है। अगर माइक्रो की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो को ऐसे दिखाते हैं, यू की तरह दिखा देते हैं, 10⁻6 होता है। और अगर नैनो की बात करेगा तो स्मॉल n होता है, n से n मिला लेना ट्रिक की तरह। और यहाँ देखो n से 9 भी होता है, 10⁻⁹ तो ये आपका आके कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करेगा। एकदम आसान तरीके से पढ़ना है, दिमाग को फ्री छोड़ देना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ते हो, उस टाइम पे कभी भी अपने दिमाग को क्रॉस क्वेश्चनिंग में मत ले जाओ कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे ये तो समझ नहीं आ रहा है, अब तो आगे समझ नहीं आएगा, अब तो केमिस्ट्री हार्ड हो गई, ये हो गया वो हो गया। नो, जिस टाइम पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे केवल उसी के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है, अगले टॉपिक पे आएंगे, बैक करेंगे, फिर से उसको समझने की कोशिश करेंगे। बट इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में हौच-पौच ना हो और हमारे दिमाग में कोई फोबिया ना बैठ जाए। ऐसा ना हो कि फोबिया बैठ जाए कि केमिस्ट्री आपको समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आएगा,
केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, आप हमारा बेसिक केमिस्ट्री एक बार देखिए तो सही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ऐप में दिया है, यूट्यूब में दिया है। उसको देखने के बाद शायद ही कोई बच्चा होगा जो ये बोलेगा सर केमिस्ट्री में अब समझ में नहीं आ रहा या इंटरेस्ट नहीं है। हमने फिजिक्स का भी बेसिक दिया है, केमिस्ट्री का भी बेसिक दिया है, इसीलिए दिया है ना, ताकि आप बच्चों का वो चीज कंप्लीट हो जाए। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे, अगला है रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड पार्टिकल्स के बीच में बात करते हैं। क्या होता है मास नंबर? सर क्या चीज यहाँ पर है, ये कैसे दिखा रहे, क्या फॉर्मूला यहाँ पर है, मास ऑफ वन पार्टिकल, टोटल मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या ये सिस्टम यहाँ पर है? चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा थोड़ा सा क्या रिलेशनशिप यहाँ पर। देखिए होता क्या है कि अगर निकालना हो मास किसी सिंगल पार्टिकल का, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा पूरे पार्टिकल्स में से। जैसे मान लीजिए 10 ग्राम कार्बन है, ऐसे लेते हैं यहाँ पे 10 ग्राम कार्बन। अब ये कह रहा है कंसिस्ट कर रहा है 5.01 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मान लो ये कंसीडर कर रहा है यहाँ पे। तो सिंगल एटम कितना करेगा, इस बात को समझिए यहाँ पे। तो भाई ऐसे समझिए ना कि इतना एटम है तो इतना ग्राम है, यूनिट का रूल देखिए। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास 20 पेन है और इस 20 पेन को मैंने खरीदा है 200 रुपये में, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? तो एक पेन की कीमत के लिए आप क्या करेंगे, इस 200 में 1 से डिवाइड करके बोलेंगे सर 10 रुपये का एक पेन है, आप इस तरीके से हमें बता देंगे। तो भाई उसी तरीके से आप ऐसा समझिए कि यहां पर जब मैं बोल रहा हूं कि 10 ग्राम कार्बन है, तो इसको उल्टा करेंगे कि देखिए 5.01 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का टोटल मास यहां पर है 10 ग्राम। ठीक है, तो एक एटम का कितना होगा? तो किसी एक का होगा तो ऊपर 10 करेंगे और नीचे आ जाएगा 5.01 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा यहाँ पे। और वही सिंपल है, ज़्यादा तो कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, यूनिट रूल लगाइए, बाकी फॉर्मूला चक्कर में मत रहना। नेक्स्ट आगे बात करना चाहेंगे मोल। मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली मोल क्या है यहाँ पर? मोल अभी आपने देखा कि किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए जिस एसआई यूनिट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो मोल होता है। डेफिनेशन एक बार देख लेंगे, द मोल इज ए यूनिट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना दो तरीके से देखा जाता है, देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। इसको मोल कहते हैं, हम लोग मोल से डिनोट करते हैं, और ये दो तरीके से हम लोग बताते हैं। पहला जो अपना होता है अकॉर्डिंग टू मास, पहले मास के हिसाब से, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बस ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, या तो हम उसके वजन से खरीदेंगे 1 केजी 2 केजी, ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम, या तो उसके काउंटिंग से खरीदेंगे, दर्जन में खरीदेंगे, पीस में खरीदेंगे, समथिंग जो भी आप खरीदते हैं। यही दो तरीका होता है मेजरमेंट करने का, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे लेवल पर हमारा है, एटम के लेवल पर है। आप काउंटिंग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि हमने 1 दर्जन लिया 2 दर्जन लिया, नहीं। हम इस वे में बात करेंगे कि भाई आपका जो 1 ग्राम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। आप सभी जानते हैं कि एटम्स इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर मैं आपको कल्पना करने के लिए, इमेजिनेशन के लिए एक एग्जाम्पल दूं, तो आप ये समझिए क्रिकेट का जो बॉल होता है उसे अगर हम लोग न्यूक्लियस रखें और एक ऐसा प्लेग्राउंड, एक ऐसा स्टेडियम हो जहां का रेडियस 5 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर का रेडियस हो, इतना बड़ा ग्राउंड एटम होगा, तब जाकर उसका न्यूक्लियस एक क्रिकेट का बॉल होगा जिसे हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो सोच के देखिए वो एटम जो इतना छोटा है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो कितना छोटा होता होगा। तो आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये बड़ा लेवल चलता है। एवोगाड्रो ने कुछ जानकारी दी थी और एवोगाड्रो ने कहा था दुनिया का कोई भी एक मोल होगा उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। रट लो इसको, एकदम 10-20 बार लिख लो, ये डाटा याद होना चाहिए। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। दुनिया का कोई भी एक मोल ले लो, कुर्सी का एक मोल है ना, दीवार का एक मोल, वाटर का एक मोल, कार्बन का एक मोल, किसी का भी एक मोल होगा। अब पार्टिकल्स की जगह वेरी करेगा, एटम्स हो सकता है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स हो सकता है यहाँ पे,
आयंस हो सकता है यहाँ पे। भाई ये सारी चीजें वेरी करेगा। एटम्स के रूप में बात करेंगे तो ये एटम्स में आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स के रूप में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, आयंस के रूप में बात करेंगे तो ये आयंस हो जाएगा। बट ये डाटा एवोगाड्रो ने दिया था, इसीलिए इसको एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। और एवोगाड्रो नंबर को एन और यहाँ ए लिख देते हैं, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। मास के हिसाब से बात करेंगे, इसको आपको मालूम है एन से डिनोट किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है मोल का, आपने देखा। तो एन इज इक्वल टू, मतलब एन सिंबल नहीं होता बेसिकली, आप इसको गलत वे में मत ले लेना, इसका सिंबल MOL होता है, ये इसका सिंबल होता है बेसिकली। बट वैसे मोल के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वर्ड एन यूज करते हैं, तो यहां लिखेंगे एन इज इक्वल टू, देखो गिवन मास और ये दिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर हम पहले लेके आना चाहेंगे, फिर हम वापस यहां पर आएंगे। गिवन मास, जैसे मान लो कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई डाटा दे दिया, कोई क्वेश्चंस में दे दिया कि 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, वो हमारा यहां पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन मास, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन मास हो जाएगा यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बोले तो वो मास जो किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूला के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, वो मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे, यहां पर मान लो लिखा हुआ H2O। अब H2O के अंदर देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी 16 ग्राम है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल गया 18 ग्राम मिल गया, ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। सर कैसे आप बता रहे हैं कि वो 2 ग्राम है, 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है और 1 ऑक्सीजन जो होता है ना वो 16 ग्राम होता है। तो इस तरीके से हमने ऐड करके बता दिया। अगर आपको ये डाटा नहीं याद है तो मैं वापस बोलूंगा, मेरा बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो देखिए, हमने एक एक चीज़ इसमें क्लियर किया है और आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक स्टूडेंट को केमिस्ट्री समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट चाहिए, जो जानकारी चाहिए, उतना हमने आपको दे रखा है, बस आपको अपना समय यूटिलाइज करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको सेट करना चाहूँगा। आपको बोला गया कि हमारे पास 10 ग्राम, सुनिएगा ध्यान से, 10 ग्राम H2O है। कितना है, 10 ग्राम H2O है, जिसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, हम ऊपर 10 ग्राम को ऊपर लिख देंगे और नीचे हम जानते हैं कि वाटर का क्या होता है, 18 ग्राम होता है। भाई मॉलिक्यूलर मास थोड़ी बदलेगा, भाई इसका फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। वाटर का फॉर्मूला H2O क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, नाले से ले लो, समुद्र से ले लो, नदी से ले लो, कहीं से ले लो, फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना उसका, तो फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा ना। तो इसका मोलिकुलर मास भी फिक्स, कितना, 18 ग्राम। ये बिल्कुल लॉक है, ये बिल्कुल फिक्स है अपना, ये थोड़ी ना बदलेगा। हाँ, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकता है, बट एक पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए फिक्स रहेगा यहाँ पे। और ये ऊपर वाला जो होगा वो वेरी करता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिक्स वाला वर्ड हम बेसिकली हटा देते हैं, आपको ये ना लगे कि भाई हम पूरा का पूरा फिक्स ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से हमें मोल बताना हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है एन। और देखिए क्योंकि पार्टिकल है तो ऊपर भी पार्टिकल, नीचे भी पार्टिकल। यहाँ मास था, ऊपर भी मास, नीचे भी मास, ऊपर पार्टिकल्स। भाई जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, हमने आपको दे दिया कि ये जी 1 मोल ऑफ वाटर है, इसमें इतने पार्टिकल्स हैं। मान लो मोल छोड़ो, हमने एक एग्जांपल आपको दे दिया कि एक हमारा क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ पर 12.044 इंटू 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुनो, 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने मोल के बराबर होगा, ये हमने यहां पर आपको सवाल दे दिया। 12.044 गुणा 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल के बराबर होगा। तो यहां पर तो हमने देखिए मास के हिसाब से दिया था, इसने हमने आंसर मोल में दिखा दिया। अब वहां भी तो मोल में ही आंसर आएगा, बट पार्टिकल का डिवीजन पार्टिकल के साथ होगा, मास का डिवीजन मास के साथ होगा, ताकि ये ग्राम और ग्राम कैंसिल भी होगा, तो यहां पर सारा मामला फिट रहेगा यहाँ पे। तो ये ऊपर में दे देंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको एन से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नीचे बिल्कुल फिक्स एवोगाड्रो नंबर, और यही हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो बेसिकली ये क्या है, गिवन, ये क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या है, वही एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितने आसानी से सॉल्व कर देंगे भाई। 12.044 10 की पावर 6 है, अभी आपको सॉल्व करके दिखाते, देखिए
12.044 इंटू 10 की पावर 26, नीचे एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23। ये नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं हम लोग। किसका निकाल रहे हैं? CO2 का। तो यहाँ CO2 भी लिख सकते हो। इसको 2 टाइम ये कट गया, ये देखो ये पावर से ये यहाँ पर कितना बचेगा? 3, यानी आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3, और ये मोल हो गया, और यहीं पर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये जो हमने आंसर दिया है ना, वो साइंटिफिक नोटेशन इसको बेसिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कहता है n इंटू 10 की पावर m समथिंग, कुछ आप ले लो, वो आपकी मर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पर जो n अपना होता है वो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पर जाता है। चाहे आपका कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 लिखा हो, तो इसको 2000 ना लिख के हम ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 3 लिखेंगे। अभी जो अपना 2 है वही 0 और 10 के बीच में है, तो ये अपना साइंटिफिक नोटेशन होता है। और आपके सारे आंसर जो होंगे वो साइंटिफिक नोटेशन में ही होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लो लिखा हुआ है 20, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखा हुआ है। क्या ये सही जवाब है? जवाब तो सही है, बट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। इसको हम बना देंगे 2, 10 और दे देंगे, पावर 4 कर देंगे। अब ये हमारा सही है, ये गलत था। नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे, अभी तो कारवा बाकी है। अवोगाड्रो कांस्टेंट हमने आपको बता दिया, यहां पर फंडामेंटल होता है और कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे। सब्सटेंस कैन कंसिस्ट वेरियस एलिमेंट्री एंटिटीज लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फॉर्मूला यूनिट। हमने तो बता ही दिया आपको। एटम के हमने बता दिया जैसे सोडियम, पोटासियम, कॉपर। मॉलिक्यूल्स में फॉन्ट कंपाउंड के रूप में पाया जाएगा, जैसे H2O हो गया। कैसे पहचानेंगे? मान लो मैंने H2O लिखा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, या फिर ये आयन है, तो आप सीधी सी कहेंगे सर ये मॉलिक्यूल है। सिंपल सी बात है। क्या ये अपना मॉलिक्यूल है, ये सिंपल सी बात है। आयंस की बात करेंगे, जैसे कि प्लस माइनस में, जैसे मान लो हमने लिखा Na प्लस Cl माइनस, तो भाई साहब Na प्लस लिख रहे हैं, Cl माइनस लिख रहे हैं, समथिंग समथिंग कुछ भी यहाँ पर लिख रहे हैं, चार्ज अगर आपको दिख जाएगा ना और अकेला होगा तो समझ जाना वो आयन है। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहाँ पर लगभग टॉपिक कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप हमने आपको बता दिया है, वही मोल का हिसाब किताब है, कैसे निकालते हैं वही सिंपल सा फॉर्मूला जो बताया था वही अप्लाई करना, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला यूनिट में कैसे फॉर्मूला यूनिट निकालते हैं, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है NaCl, ठीक है। अब NaCl में देखो ये Na प्लस और ये देखो Cl माइनस, कैसे फॉर्मूला बनता है वो भी हमने बेसिक केमिस्ट्री में बताया है। उसी तरीके से CaSO4 हम लिख रहे हैं, मान लो हम लिख रहे हैं CaSO4, तो ये कैसे बना होगा? Ca2 प्लस और ASO4 2 माइनस, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसे बोलते हैं सल्फेट। पूरा नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट। इनकी वैलेंसी आपस में एक्सचेंज होती है, तब जाके फॉर्मूला बनकर तैयार होता है, ठीक है। आगे यहाँ बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे मोल मास एंड नंबर रिलेशनशिप ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, बट एक और आपको बताना चाहेंगे। एक मिनट, एक AMU से पहले मैं वापस यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। हमने मोल का 2 फॉर्मूला आपको बताया था। बोले कितना बताया था? 2 फॉर्मूला बताया था। एक बताया था N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, एक तो ये हमने आपको बताया, और दूसरा जो हमने आपको बताया N इज इक्वल टू N अपॉन Na यहाँ पर आपको बताया। बोलिए बताया यहाँ पे, अगर इन दोनों को हम लोग मर्ज कर देंगे तो एक रिलेशन हमें मिल जाएगा, और वो रिलेशन पता कैसा मिल जाएगा? इन दोनों की वजह से एक रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन ये मिल जाएगा कि हमें मिल जाएगा N इज इक्वल टू, देखो ये भी आ जाएगा में, और इसमें ये भी आ जाएगा। तो जब कभी आपको लगे कि ये 4 मतलब कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है जहां मास और नंबर दोनों एक साथ बात किया जा रहा है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं समझ में आता तो आप अलग अलग निकाल लेना, पहले मोल निकाल लेना, फिर इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ लेना, तब भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आगे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। देखिए जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, ये आपके 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं या बाकी चीजें होती हैं, वो कई बार अटैक कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है बच्चे तो इसको इग्नोर कर देते होंगे, और वहीं से पूछ दिया जाता है। AMU का सिंपल फंडा होता है AMU, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट।
अब एटॉमिक मास यूनिट बहुत सिंपल करता है कि हम लोग डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ सी कार्बन एटम। एक एमयू जो होता है वो बेसिकली बराबर होता है 1/12 इंटू C12 एटम का मास, है ना। यहाँ मास ले लो, यहाँ पर C12 एटम मास ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर। तो C12 एटम का मास 12 ग्राम होता है, 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 1 ग्राम यहाँ पर आएगा। अब इसी से हम लोग को रिलेट करते हैं, ये बहुत ही बारीक चीज है। इसको आपको मैं बच्चों को बस इतना बोलता हूं कि बस इसका डेफिनेशन रख लो कि 1/12 यानी कि कार्बन 12 के मास में 12 से डिवाइड कर देंगे। हेलो, कार्बन 12 के एक एटम के मास में 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही AMU होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं ना जैसे रुपया। अब 1 रुपया जो होता है ना 100 रुपये में कैसे बनेगा, जब 100 ऐसे सिक्के मिलेंगे तब जाके 100 रुपया बनेगा। 1000 रुपये बनने के लिए तो हमने क्या एक स्टैंडर्ड एक डाटा हम लोग ले रहे हैं, 1 रुपया को स्टैंडर्ड बना रहे हैं, उसी से हम मल्टीप्लाई कर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ और नहीं है, आप सिंपल 1 AMU को कैलकुलेशन में 1 ग्राम ले लेना चलेगा। देखो 1 AMU 1 ग्राम के बराबर यहाँ पर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर डेफिनेशन के लिए ये लिख देना 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का कितना होगा तो 1 AMU होगा, सिंपल सी बात है। यानी हाइड्रोजन का कनेक्शन क्या है C12 के साथ, तो अगर C12 मास को 12 से डिवाइड करें जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो हाइड्रोजन के बराबर होगा। तो हम लोग तुलना करके बताते चलते हैं, तुलना करके कि अगर किसी के पास 10 रुपया है और आपके पास 1 रुपया है तो आपसे 10 गुना पैसा उसके पास है। या आपके पास मान लो 10 रुपया, उसके पास 100 रुपया, अगर 10 रुपया को हम लोग यूनिट बना लें तो आपके पास उससे 10 गुना है। तो कंपेयर करने के लिए सेट करते हैं और कुछ नहीं यहाँ पर है। नेक्स्ट आगे बात करना चाहेंगे अगले यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। देखिए एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो CO2 है, तो CO2 में आप देख रहे हैं 1 कार्बन है, बोलो कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। बोलो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब बताओ 1 कार्बन कितना ग्राम होगा। अगर AMU में भी बात करें तो 12 AMU, ग्राम में बोलेंगे तो भैया ग्राम हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, बोले तो 16 AMU। तो 2 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 यानी 32 AMU हो जाएगा। इसको आप ऐड कर देना, ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44 AMU। तो यही आपका रिलेटिव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का सिंपल फंडा होता है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, फटाफट आगे बढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। थ्योरी उतना ही है जितना कि आप समझ सकते हैं, केवल थ्योरी पढ़ के जाएंगे इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। टोटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर्मूला छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है बस इस चैप्टर में देखना है। मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं, आपका सिंपल सी बात है। आप कुछ अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आगे बात करना चाहेंगे मास, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में सब हमने बता दिया कैसे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको लेना चाहेंगे, ये बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स आर 50 ग्राम ऑफ CO2। क्या बोल रहा है, 50 ग्राम ऑफ CO2। अरे भाई इस 50 ग्राम और CO2 निकालना है तो लिखो NCO2। बोलो कितना, 50 ग्राम गिवन मास हो गया, और एक CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44 ग्राम होगा। इसको डिवाइड करो ना, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.136। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्राम पर मोल बोल सकते हैं, या सिंपल आप सीधे इसको, सिंपल सी बात है, इसको मोल लिखो। ग्राम पर मोल हम बोलेंगे मोलर मास के लिए, उसको मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं, मोलर मास ही बोलते हैं, इसलिए ग्राम पर मोल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है यानी 1 AMU हो गया, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये तो रट लेना चाहिए आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एकदम रट लो एकदम से। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, एकदम 1 से 20 तक तो रट जाना चाहिए। मास याद हो जाना चाहिए, सिंबल याद हो जाना चाहिए, एकदम टेंशन फ्री होकर केमिस्ट्री पढ़िए। आगे बात करें यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोलर वॉल्यूम। देखिए मोलर वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बोला था कि दुनिया का कोई भी 1 मोल होगा तो उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। इसको जरा फील करवा देता हूं आपको। मान लो मैंने लिखा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये कितने पार्टिकल्स होंगे अगर एग्जैक्ट यहाँ पर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके का होगा। 6.022 इंटू, इसमें ना कितने जीरो लग जाएंगे, देखो को हटाओ, ये 23 जीरो है। अगर इनमें 3 जीरो हटा भी दूं मैं तब भी आपका कितना जीरो बचेगा, 20। तो 1 2 3 4 5, एक मिनट 6 0 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने पार्टिकल्स होंगे भाई एक मोल में। अब गिनती करते रहो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, आपकी गिनती ही यहाँ पर काउंटलेस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये केवल एक मोल में इतना होता है। जैसे मान लो कार्बन की बात करते हैं, मैंने लिखा मान लो कार्बन, तो भाई कार्बन अगर 1 ग्राम होता है, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन लेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन तो 1 ग्राम हुआ। लेकिन अगर वही हम लोग बात करेंगे इसमें कितने एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो सोच के देखो कि 1 ग्राम इनका, 1 ग्राम, ये 1 ग्राम इसके इतने एटम के इक्विवेलेंट है, मतलब 1 ग्राम में इतने पार्टिकल्स होते हैं तो कितने छोटे होते होंगे। ये तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि कैसे हम लोग एवोगाड्रो से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम कहता है कि अगर आप एसटीपी की बात करते हैं, यहाँ पे एसटीपी का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पर हम लोग प्रेशर को 1 बार ले लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को भी हम लोग स्टैंडर्ड में ले लेते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें हम ले लेते हैं। जब यहाँ पर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस के ले लिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो जाके हमारा एसटीपी बन के तैयार होता है। तो अगर एसटीपी का कंडीशन होगा यहाँ पर, तो कोई भी गैस का अगर 1 मोल आप लोगे तो वो 22.7 लीटर के बराबर होगा। देखो एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का 1 मोल लोगे 22.7 लीटर होगा। तो होगा, ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगी ये बात। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम है ना, तो 1 मोल 22.7, तो 3 मोल कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 68.1 लीटर आ गया यहाँ पर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक आध सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर में, और हो सकता है आपके एमसीक्यू या फिलअप्स में इस तरह के सवाल पूछ दिए जाएं। आगे बात करना चाहेंगे, टाइमिंग हमारा जो है 1 घंटे में कवर करना था, बट ठीक है जितना हो पाएगा कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अगर ऑक्सीजन की यहाँ बात की गई है, मोलिकुलर मास एएमयू बोलेंगे 32 ग्राम, लेकिन अगर मोलर मास अगर हम लोग बोलेंगे तो उसको ग्राम पर मोल में देना पड़ेगा, इसी को बोलेंगे 32 ग्राम पर मोल। याद रखिएगा, अगर NH3 का आपको मोलिकुलर मास बोलेगा तो बोलेंगे 17 AMU बोलेंगे, लेकिन अगर मोलर मास आपसे बोलेगा तो यहां लिखेंगे 17 ग्राम पर मोल बोलेंगे। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे, ये हमारा अगला टॉपिक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एग्जैक्ट बताता है कि उसके अंदर कितने एटम हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया वाटर का फार्मूला H2O होता है, पानी तो पानी होता है। आप समुद्र से ले लीजिए, कुएं से ले लीजिए, नाली से ले लीजिए, घर से ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, हैंडपंप से ले लो भैया, बारिश की बूंदों को ले लो, वही H2O रहने वाला है, वही फार्मूला सेट रहने वाला है, वही अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज की यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ग्लूकोज का क्या होता है यहाँ पर C6H12O6, 6 12 6, इधर से भी डबल इधर से भी डबल, तो कुछ इस तरीके से इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ये इसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड की मान लो बात कर लेते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपका हो गया। नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए। HNO3 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, तो आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करना चाहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला एक अलग चीज है और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक अलग चीज है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है, और इससे संबंधित सवाल आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर मान लो हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में या तो n से डिवाइड कर दो या इसी में n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे ग्लूकोज के एग्जांपल आपको लेना चाहूंगा यहां पर। अब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C6H12O6 होता है यहाँ पे। लेकिन वही अगर मैं इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूं,
इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में जाता है, यहाँ पर लिखा भी होगा वेरी सिंपलेस्ट रेशियो में जाता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में ऐसे निकालेंगे यहाँ पर साइड में 6:12:6, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 2 टाइम 6 से ये 1 टाइम हो गया, यानी इसका रेशियो मिल रहा है 1:2:1, ये रेशियो मिल रहा है। इसका हो जाएगा 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये अपना एम्पिरिकल फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे कंपाउंड का या मॉलिक्यूल्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, बट कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का सेम नहीं होगा, सबका इंडिविजुअली अलग अलग होता है। वाटर का H2O है, इसका ये है, इसका ये है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट पता चलता है कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, बट एम्पिरिकल में आप नहीं बता सकते हैं। वहीं जिस रेशियो में हमने काटा है, अगर यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 2 से नहीं, कितना से, 6 से, है ना, 6 से अगर मैं यहां पर मान लो मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस से यहां पर हमें ये मिल जाएगा C6H12O6 यहां पर हो गया। तो यही एन फैक्टर होता है, यही होता है अपना एन, जो मैं यहां पर बता रहा था। तो यही फॉर्मूला होता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर एन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर मिल जाएगा। तो ये से बेंजीन का है। बेंजीन के केस में देखिए, बेंजीन क्या है, C6H6 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, 6:6 कट जाएगा तो कितना आ गया, 1:1 आ गया, यानी सिंपल इसका हो गया CH हो गया अपना, और ये आपका निकल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहां निकल गया। आगे बात करें नेक्स्ट, यहां पे ये देखिए, ये तरीका होता है परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। कैसे निकाला जाता है परसेंटेज ऑफ मास, किसी का भी परसेंटेज निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मैंने H2O लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, H2O लिखा। अब H2O में तो ऐसा तो नहीं है कि खाली हाइड्रोजन है या खाली ऑक्सीजन है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 18 ग्राम है, तो भाई 18 ग्राम में तो ये भी है ना अपना 2 ग्राम, और ये भी अपना कितना है, 16 ग्राम यहां पर है। तो परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका, मान के चलो कि यहां बोल दिया कि हाइड्रोजन कितना परसेंटेज H2O में, तो भाई परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, हाइड्रोजन परसेंटेज निकालेंगे या मास ऑफ हाइड्रोजन समथिंग कुछ भी आप निकाल लो, ठीक है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो कितना ग्राम था ये, 2 ग्राम, टोटल कितना है 18, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये कट गया, बाकी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपका जो भी है 11 पॉइंट कितना आ गया, 11% आ गया यहाँ पर। ऑक्सीजन का पूछे तो भी बता सकते हो। एग्जाम्पल CO2 लेते हैं, CO2 में कार्बन कितना परसेंट है, कैसे बताएंगे, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। कार्बन यहाँ पर कितने ग्राम में प्रेजेंट है, 12 ग्राम में प्रेजेंट है, तो यहाँ लिख दो 12 ग्राम। उसके अंदर वो एलिमेंट कितने ग्राम है वो ऊपर लिखेंगे, और टोटल यहाँ पर ये कितना है, टोटल ये है 44 ग्राम। बोलो कितना है, 44 ग्राम, तो 44 से डिवाइड कर देंगे, बाकी काट छाट कर देंगे। यहाँ पर 22 हो गया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 3 हो गया, बाकी अपने हिसाब से परसेंटेज निकाल लेना जो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, और ये फॉर्मूला कहता है परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का चाहिए मोलर मास, कंप्लीट चाहिए यहाँ पे। आगे बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे मोल मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से स्टार्ट होता है आपके हॉट क्वेश्चंस की शुरुआत, कॉन्सेप्ट की शुरुआत। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आगे के जितने क्वेश्चंस होंगे, जो आप देखते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, वो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं कि जैसे यूजिंग स्टोइचियोमेट्री द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल बी डिटरमाइंड, इसको निकाला जा सकता है। देखिए इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना होगा, और उसका स्पेशल वीडियो हमने लिमिटिंग रिएजेंट का बनाया है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप हमारे ऐप में जाएंगे केमिस्ट्री वाले कोर्स में, फ्री रिकॉर्डेड या फ्री डेमो क्लासेस में, तो वहां आपको मिल जाएगा। बट यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या रिलेशनशिप होता है। आप पहले याद रखना कि हैबर प्रोसेस से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, बस इतना याद रखना अगर पूछेगा तो। बाकी इसका सिस्टम बताता हूं। मान लो हमने एक रिएक्शन लिखा N2H2 और ये NH3, बोलो क्या लिखा, ये हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखा। फिर हम चेक करेंगे क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल हैं या नहीं है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो कैसे ये संभव है कि दोनों एक होगा, है पॉसिबिलिटी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भाई ऐसे कंडीशन में हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है तो हमने भी यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वजह से हाइड्रोजन में चेंज आ गया,
अब ये जो 2 था हाइड्रोजन 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 हो गया, तो मुझे भी यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो भाई इस तरीके से ये जो डाटा हम लिख रहे हैं इसी को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो बहुत सारे डाटा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम मोल के टर्म्स में बोलें, अगर मोल के टर्म्स में बोले तो हम बोलेंगे ये 1 मोल है क्योंकि इसके आगे 1 है, ये 3 मोल है और इसको बोलेंगे ये 2 मोल है। मतलब हम सिंपल से ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो जी, अगर हम लोग 2 मोल है, हम सिंपल बोल रहे हैं देखो जी, अगर हम लोग 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं और उसी में 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तब जाके हमारा 2 मोल अमोनिया बनेगा। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है यहाँ पे। तो ये एक स्टैंडर्ड डाटा है यहाँ पर। इससे ना कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि इतना हुआ तो, इतना हुआ तो, और इस चीज़ को समझने के लिए आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, आपको क्लियर कट में बताएगा। आगे हम बात करना चाहेंगे, मान लो कि हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ये 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो गया। ये बस इसी को खाली इसको लिखते जाओ, इसको 3 एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो गया, ये 2 एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो गया। आगे बात करना चाहेंगे, अगर मास के हिसाब से बात करेंगे तो वो तो डायरेक्ट दे सकते हो, 2 नाइट्रोजन मतलब 14 और 14 ये 28 ग्राम हो गया, ये 6 यानी 6 ग्राम हो गया, 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, और ये 17 ग्राम होता है, आप निकाल लेना, और ये हो जाएगा 34 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, एसटीपी की कंडीशन होगी तो अगर ये गैसियस है तो देखो यहाँ पर ये भी गैसियस है, यहाँ पर ये भी गैसियस है, और यहाँ पर ये भी गैसियस है, और गैसियस वाले केस में ही एसटीपी और 22.7 लीटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो गैसियस अगर है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 22.7 लीटर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 22.7 लीटर, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.7 लीटर। और इस तरीके से हमने कितना देखा, 1 2 3 और ये 4 रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रिलेशन होता है जो इसमें हमने आपको बताया है, और इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और वो वीडियो जरूर देखना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मैं आपको यही समझा रहा था। जैसे मान लो कंबस्टन ऑफ मीथेन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर कितना कार्बन है, यहाँ पर देखो यहाँ 1 कार्बन है, ठीक, यहाँ भी देखो कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी देखो इन दोनों को, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ऑक्सीजन देखो ये कितने ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये आप देखो टोटल 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इनका भी कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो जो आपका रिएक्टेंट की साइड होगा, जो आपका रिएक्टेंट की साइड होगा वही आपका प्रोडक्ट के साइड उतना बराबर होगा, तभी हम बोलेंगे ये बैलेंस है। वैसे इसके लिए आप ट्रिक वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इस वाली बात नहीं है, और ठीक है अपने हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक सो n+1 3/2 लेते हैं, एंड अगर कार्बन यहाँ पर 1 है और इस तरीके से, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का स्पेशल वीडियो हमने बनाया है यहाँ पर, मैं यहाँ पर केवल आपको बता दूंगा, बट हमने इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है और वो आप सभी को इस पर देखना चाहिए। बहुत ही मेहनत लगता है कंटेंट को क्रिएट करने में और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। बट यहाँ बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखिए मान लो कि हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं A+B और ये बन रहा है C। अब ध्यान सुनिएगा, A ने कहा कि मान लो और B ने, दोनों मिलकर अपना अपना योगदान दे रहा है। अब रिएक्शन चल रहा है। अब A जो है पूरी तरह फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये पूरी तरह फिनिश हो जाता है, बट B अभी भी कुछ बचा हुआ है। B अभी भी, हिंदी में लिखता हूँ, ये बचा हुआ है, ये अभी भी बचा हुआ है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो B बोलेगा कि भाई अब मेरे पास तो बचा हुआ है, लेकिन अब A के पास है नहीं, तो किसके साथ रिएक्शन करें? तो रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगा, और क्योंकि रिएक्शन इसकी वजह से रुका है, इसीलिए इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, क्योंकि इसने लिमिट लगा दिया है। इसी को लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से बोलेंगे, इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हुआ है यहाँ पर। तो आगे फर्दर जितना भी कैलकुलेशन होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। अब B के पास तो बहुत सारा, जैसे 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने 10 लाख रुपए लगाया, दूसरे दोस्त ने 5 लाख रुपए लगाया, मान के चलते हैं, बिजनेस लगाता गया, या मान लो दोनों ने जैसा भी लगाया, एक समय के बाद वो बोला कि भाई मेरा 5 लाख रुपया खत्म हो गया,
और उसके 10 लाख में उसका ही 5 लाख खत्म हो गया, तो दूसरा वाला कह रहा है कि 10 लाख में मेरा 5 लाख खत्म हुआ, तो मेरे 5 लाख बच रहे हैं, बट इसका तो पूरा खत्म हो गया है। तो अब वो थोड़ी ना बिजनेस में पैसा लगाएगा, अब वो अपना पैसा साइड कर लेगा। अब आगे जो भी कैलकुलेशन होगा उन्हीं पैसों में होगा जितना कि उसका पूरा खर्च हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही सारी हिस्सेदारी बांटी जाएगी यहाँ पे। तो वहीं पर लिखा हुआ है द लिमिटिंग रिएजेंट इन ए रिएक्शन इज द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा वही लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर है N2 3:2 Na3, इफ यू स्टार्ट 4 मोल ऑफ N2 6 मोल्स ऑफ H2। यहाँ एक कैलकुलेशन होता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। अगर इसको समझना है आपको तो वो वीडियो देख लेना। आगे यहाँ बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल कहता है कि मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की तरफ जितना भी मास होगा, रिएक्टेंट की तरफ जितना भी मास होगा और जो प्रोडक्ट की तरफ टोटल मास होगा वो दोनों इक्वल होता है, ऐसा कहना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो। ये केवल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल है। देखो जब शब्दों में लिखेंगे तो रिएक्शन और सिंबल्स में लिखेंगे तो इक्वेशन, याद रखना है इसको। तो आप इसको ऐड करके निकाल लो, आप इसको निकालना यहाँ पर, इसको निकालना, दोनों बराबर निकलेगा। आप करके देख लो, नहीं विश्वास है तो। जैसे CH4 का मास कितना होगा बताओ? एक कार्बन कितना ग्राम? 12 ग्राम, और ये हो गया 4 ग्राम, कितना आ गया? ये 16 ग्राम आ गया, 16 ग्राम आ गया। अब बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे O2 कितना आ गया? 16 दूनी 32 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल गया। अगर आप इधर निकालोगे, इधर की साइड का, इन दोनों का निकालें, मतलब मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया यहाँ पर 64 ग्राम। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल कितना आ गया? 0, और ये 80 ग्राम यहाँ पर आ गया, रिएक्टेंट की तरफ आ गया। सेम अब प्रोडक्ट की तरफ निकालो। CO2 का कितना होता है? 44 ग्राम होता है कि नहीं होता है? और वाटर का 18 ग्राम होता है, आप जानते हैं। 18 दूनी 36 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। अब वापस इसको सेट कीजिए यहाँ पे, तो आपको कितना मिलेगा? 80 ग्राम मिलेगा। तो देखिए यहाँ भी 80 ग्राम, यहाँ भी 80 ग्राम। तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वही मास ऑफ प्रोडक्ट है। हम बोल देंगे जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वही अपना मास ऑफ प्रोडक्ट है, और यही हमारा कहता है कंजर्व है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, या कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इस पर भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे NCERT में तो अलग अलग लॉ के बारे में पढ़ना है, बट यहाँ पर कुछ लिमिटेड है, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहे। और ओवरऑल जैसे हमने कहा था 1 घंटे में हम फिनिश करेंगे, वो बस हमारा होने वाला बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हम लोग हैं। एक और टॉपिक छोटा सा है जो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा बस। लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये क्या होता है इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स in a fixed ratio by mass regardless of the sample size or source, कुछ भी हो। this means that the composition of compounds is constant and predictable। जैसे कि आप H2O की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? H2O की हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाई H2O का आप ध्यान से देखिए, अगर मास के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर के हिसाब से भी बात करें, जैसे बात कर लो, जैसे इसका कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया, और कितना हो गया? ये 16 ग्राम हो गया। इसका रेशियो बिल्कुल फिक्स रहेगा। अब करके देख लो, 1:8 कितना आ गया? 1:8 आ गया। अब ये आप पानी कहीं से भी ले लो, हर जगह आपको यही रेशियो मिलेगा। चाहे आप 10 ग्राम पानी लो, 1 kg लो, 20 kg लो, छोटा लो, ज़्यादा लो, ये फिक्स होगा। मतलब रिगार्डलेस द सैंपल साइज कुछ भी हो, मतलब जो कंपोजिशन होगा किसी भी कंपाउंड का, जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, बाई मास में बोल रहा हूँ, द एलिमेंट्स, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाई मास ऑफ एनी कंपाउंड इज कांस्टेंट, फिक्स होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और वही मैंने आपको, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कंपाउंड कंफर्म करता है स्पेसिफिक एलिमेंट को, फिक्स्ड अमाउंट होता है, ये सारी चीजें हमें बताता है। नेक्स्ट यहाँ बात करना चाहेंगे, एक लास्ट एक केमिकल इक्विलिब्रियम। हालांकि इस पे एक स्पेशल चैप्टर आपको पढ़ना है, और केमिकल इक्विलिब्रियम तो TMA का चैप्टर है, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली पढ़ना है। बट छोटा सा आपको बताना चाहेंगे,
ये होता क्या है, एक ऐसा रिएक्शन, छोटा सा बताएंगे, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ली चैटलियर प्रिंसिपल वगैरह भी पढ़ना होता है इसमें, 3s2 और यहाँ पर 2ns3 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अपना ये जो रिएक्टेंट है और ये अपना जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आराम से कन्वर्ट हो सकता है, और ये दोनों क्या होता है, बैलेंस रहता है। ये जितना ये बन रहा है उतना ये बन रहा है, जितना ये बन रहा है उतना ये बन रहा है। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया है, ना ये कम हो रहा है ना ये कम हो रहा है, दोनों आपस में देखेंगे तो लगेगा ये भी इतना ये भी इतना, ये भी 10 ग्राम ये भी 10 ग्राम, बट आपस में चेंज हो रहा होता है, आपस में चेंज हो रहा होता है। जैसे आपके पास 20 रुपया, आपके दोस्त के पास 30 रुपया, दोनों में एक्सचेंज करते रहो तो दोनों को जोड़ के 50 ही रहेगा, बाहर तो जाना नहीं है। तो ही इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ पर होता है, और बाकी जब डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और इसी के साथ हमने ये देखो कंप्लीट कर दिया है, 1 घंटा में हमने सारा का सारा वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बचे हैं क्वेश्चन आंसर्स जो आप खुद करना, और मैं बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर का भी कंटेंट लाऊंगा आपके साथ। क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित हमने और भी कंटेंट पहले भी बनाए जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में है। इस चैप्टर को हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, हमारे ऐप में भी है, आप वहां पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन को ही में बाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।